नमस्कार। MCX और CNBC आवाज़ की कमोडिटी की क्लासरूम में आप सभी का आज स्वागत है। जिस तरह से ये साल शुरू हुआ और जिस तरह से ये साल ख़त्म हुआ है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिला है। इंटरनेशनल मार्केट्स की अगर बात करें तो $7 ट्रिलियन यहाँ पर सिर्फ इक्विटी मार्केट में अब तक साफ़ हो चुका है। जिस तरह की गिरावट हमने यहाँ पर यूरोप में, एशियन मार्केट्स में, US इक्विटीज़ वगैरह में आते हुए देखी है। और ऑफ कोर्स जिस तरह से हम 2019 में यहाँ पर कदम रख रहे हैं, अनसर्टनिटीज़ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैं, चाहे वो US एंड चाइना का ट्रेड टेंशंस है या फिर ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स जिस तरह से यहाँ पर अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज़ चेंज कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स काफ़ी हद तक करेंसी प्ले भी है। कमोडिटी मार्केट्स में क्रूड ऑयल प्राइसेस ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा न्यूज़ बनाई है। काफ़ी हद तक सभी कंट्रीज़, इकोनॉमीज़, एसेट क्लासेस, इक्विटी मार्केट सब क्रूड ऑयल प्राइसेस पर यहाँ पर नज़र रखे हुए थे। और इवन एज सोने चांदी में बहुत ज़्यादा रिटर्न्स इस साल में नहीं देखने को मिले हैं, लेकिन यही माना जा रहा है कि अगर आप 2019 और 20 पर नज़र रखे हैं तो काफ़ी हद तक इन्वेस्टमेंट, एक्यूमुलेशन या फिर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कम से कम यहाँ पर सोने में देखने को मिलेगा। हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल है जिनसे हम आज बात करेंगे कि किन कमोडिटीज़ में कैसे आपको स्ट्रैटेजीज अब बनानी चाहिए 2019 के लिए। मैं स्टेज पे इनवाइट करूंगी तान्या रस्तोगी को, मिस्टर अरविंद मोहन, सुनील बांसल, अर्पित अग्रवाल, वी षणमुगम MCX से और महेश जैन। आप सभी का स्वागत है। इससे पहले कि हम शुरुआत करें, मिस्टर वी षणमुगम, आपसे गुजारिश करूंगी कि आप आके कुछ शब्द कहें। जो भी इकोनॉमिक्स पढ़े हैं तो उसमें एक फर्स्ट चीज़ जो सिखाया जाता है कि परफेक्ट मार्केट का पूर्ण बाज़ार, एक्चुअली पूर्ण बाज़ार में जो है कमोडिटी होमोजीनियस होना चाहिए, बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होनी चाहिए एक्चुअली, और जो मार्केट में सब जो है एक दूसरे को नहीं जानना चाहिए, मतलब ट्रांजैक्शंस अनोनिमस होनी चाहिए, ताकि द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स विल बी प्राइस टेकर्स, और प्राइस तय करता है, मार्केट तय करता है। ये एक मार्केट है जहाँ पर 1-1.5 लाख जो क्लाइंट्स जो पार्टिसिपेट करते हैं हर एक कमोडिटी में, और पार्टिसिपेट करके जो कमोडिटी की प्राइस तय करते हैं एक्चुअली, उसका जो प्राइस का जो मूल्य है दैट इज़ मोर देन जो प्राइस मार्केट, फिजिकल मार्केट से आता है। और सेकंड इसमें एडवांटेज है कि ये आज का प्राइस नहीं तय करता है, ये दो साल या 2 साल से 5 साल तक का जो प्राइसेस तय करता है। अगर इंडिया में देखेंगे तो 1 महीने से जो है 6 महीने तक का मतलब प्राइसेस को तय करता है एक्चुअली। विद दैट आई जस्ट वांटेड टू लीव टू द डिस्कशन। पिछले 1 साल की ही अगर बात की जाए तो जी हाँ, वेयर हाउसिंग में, एसेइंग में, सोने की बात की जाए तो हॉलमार्किंग में भी यहाँ पर मैंडेटरी से करने की बात की जा रही है। तो सभी कमोडिटीज़ में, सभी एरियाज़ में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं और चेंजेस फॉर द बेटर ही यहाँ पर देखने को मिले हैं। मिस्टर अरविंद मोहन, आपसे यहाँ पर शुरुआत करना चाहूँगी। आप कैसे देखेंगे पहले तो ये कि जो पिछला साल है किस तरह से यहाँ पर हमने काम होते हुए देखा है, किस तरह से यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट्स में बढ़त आते हुए देखी है, आप इसे कैसे समराइज़ करेंगे? देखिए, अक्रॉस बोर्ड अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखें और देश के लेवल पे देखें तो चैलेंजिंग टाइम्स रहे हैं। कमोडिटी मार्केट बहुत स्पेशल है। कमोडिटी मार्केट इसलिए स्पेशल है कि आप किसी भी विकसित देश को अगर देखेंगे तो दिखाई ये पड़ता है कि जो नॉर्मल फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उससे लगभग 5 से 6 गुना ज़्यादा ट्रांजेक्शन, ज़्यादा ट्रेडिंग कमोडिटी मार्केट में हो रही है, विच ऑल्सो इंडिकेट्स कि हिंदुस्तान जैसे देश में जो दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट कमोडिटी प्रोड्यूसर है, हमारे देश में अभी ये मार्केट बिल्कुल अंडर डेवलप्ड है। इसमें जो विकास की संभावनाएं हैं वो किसी भी दूसरे मार्केट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो ये प्राइमरी मार्केट है, इसको अगर हम समझ सकें, इसमें निवेश कर सकें तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को लाभ है, हमारे छोटे छोटे काश्तकार, चाहे वो किसान हों या छोटे इंडस्ट्री हों, उनको लाभ है, हमारे ट्रेडर्स को लाभ है, और निश्चित तौर पर इन्वेस्टर्स को भी लाभ होने की संभावना है इसमें। कमोडिटीज हाँ हम देखते हैं, लेकिन उसमें ट्रेड करना या हेज करना अभी भी बहुत ही स्पेशलाइज्ड सेगमेंट है। आप कैसे देखेंगे, क्या इनफ अवेयरनेस है यहाँ पर हेजिंग के लिए? क्या इनफ लोग इस मार्केट का फायदा अभी उठा पा रहे हैं, या अभी भी लोगों को लगता है कि हाँ इक्विटी बहुत सालों से है, कमोडिटी अभी नहीं है, अभी इसको समझने में टाइम है? मनीषा, देखिए ये है कि कमोडिटी अभी लोगों को लगता था कि केवल सट्टा है। अभी लोग कमोडिटी को सट्टे की निगाह से देखते थे। जब से इसमें ऑप्शन आ गया है और जब से एग्री में लोगों का डेप्थ इंटरेस्ट आया कि कैसे हम इसको अपने उत्पादन के से और उसको रेट की तुलना करें। इंडिया में वेयर हाउस नहीं हुआ करते थे, अब वेयर हाउस बहुत हो गए हैं। जितने फार्मर्स हैं वो बहुत अच्छा स्टॉक बना रहे हैं, अपनी क्रॉप उगने के साथ ही देखते रहते हैं कि क्या रेट चल रहा है, उनको अभी बेचना है कि उनको
वेयर हाउस में रखना है। इस तरह से फ़ायदा बहुत बड़ा है। ये अभी तक हम जो कमोडिटी मार्केट्स देखते हैं सिर्फ रिटेल के लिए यहाँ पर है, जैसे सेबी एज ए रेगुलेटर ने भी कहा है कि हमें कॉर्पोरेट्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, रिटेल, फार्मर सभी को यहाँ पर जोड़ने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर अब करने की ज़रूरत है ताकि हम ये सभी पार्टिसिपेशन आता हुआ देखें? देखिए, सबसे पहले तो पब्लिक को ये बताना पड़ेगा, जैसा पहले पूर्व वक्ता ने कहा कि MCX एक सट्टा और जुआ खेलने की जगह नहीं है। ये बैकबोन है एक्सपोर्टर के लिए, इंपोर्टर के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, बिजनेसमैन के लिए, कि वो अपने रिस्क को हेज करें। हम लोग गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, गोल्ड इंपोर्ट में हमें 100 टन 100 किलो एक बार में माल लेना होता है। हमारा माल धीरे धीरे बिकता है। हमारी मजबूरी है या हमारी ज़रूरत है कि हम उसको हेज करें। उसी तरह कोई एक्सपोर्टर है, उसको बड़ी क्वांटिटी में माल एक्सपोर्ट करना है, उसको प्रोक्योरमेंट में टाइम लगेगा। तो सबसे पहले तो ये मैसेज देना है कि MCX या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जुआ खेलने की जगह नहीं है। ये हमारा कंफर्ट नहीं बल्कि नेसेसिटी है। इस नेसेसिटी को हमें बताना पड़ेगा लोगों को कि आप इस तरह से व्यापार करिए। जैसे एग्रो प्रोडक्ट की बात हुई, मेंथॉल की बात हुई, सब चीज़ यदि कोई आदमी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहा है या बड़ा ट्रेड कर रहा है तो हेजिंग उसकी रिक्वायरमेंट है। आज से नहीं, सदियों से सट्टे के रूप में नहीं बल्कि हेजिंग के रूप में इसको देखा जाता था। और इसका सही रूप और सही इस्तेमाल यही है कि हम इसको हेजिंग के रूप में देखें। ये बात हम काफ़ी समय से करते रहे हैं, रेगुलेटर भी करता रहा है, एक्सचेंजेस भी इसकी अवेयरनेस यहाँ पर बढ़ाते रहे हैं, लेकिन वो नंबर्स यहाँ पर अभी भी बहुत बड़े हैं। जब हम डब्बा ट्रेडिंग की या अनऑफिशियल या इरेगुलर मार्केट की यहाँ पर बात करते हैं, और ऑफ कोर्स एग्रो कमोडिटीज़ में कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलता है। कैसे एक्सचेंज फिलहाल इन नंबर्स को टैकल कर रहा है? इसमें एक्चुअली दो चीज़ होती है कि एक तो लोकल जो लॉ एंड ऑर्डर ऑफिशियल्स हैं उनको पता होनी चाहिए कि एक्चुअल डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है और डब्बा मार्केट क्या होता है, वो कैसे उसकी एक्टिविटीज़ कैसे होते हैं, एक्चुअली कहाँ पर होता है, क्या होता है, ये सब जो है। तो करीब 5-6 साल पहले जो हमारी जो रेगुलेटर थे फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन, तो उस टाइप पे जो हमने उनके साथ जो मतलब ज्वाइन करके हमने पुलिस एकेडमीज़ वगैरह जाके उनको समझाया था कि डब्बा मार्केट क्या होता है, कमोडिटी मार्केट क्या होता है एक्चुअली। तो उसकी वजह से थोड़ा सा इधर उधर जब भी जो रेगुलेटर्स जाते थे तो वहाँ पर मतलब पुलिस की कोऑपरेशन मिल जाती थी, वहाँ पर जाके रेड करते थे, ये है वो है एक्चुअली। तो मेन थिंग इज़ कि जो फॉर्मल मार्केट में आने की वजह से जो है जितना टैक्सेस वगैरह लगता है और उसकी वजह से जो है लोग वहाँ पर जा रहे हैं। एज अ रेगुलेटर सेबी इज़ ऑल्सो टेकिंग एफर्ट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एक्चुअली, और ये इतना स्प्रेड आउट है, इसमें खाली अवेयरनेस ही जो है मतलब इसको डिफीट कर सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता है। जी ज़रूर। हम फाइनेंशियल मार्केट की बात कर रहे हैं और मेरा मानना है कि वाइल व्हाट मिस्टर मुरुगन सेइंग कि शायद हमें रेगुलेटरी एजेंसीज़ को, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को भी अवेयर करना चाहिए, लेकिन ये उनका फंक्शन नहीं हो सकता है। जैसा कि आपने बात उठाई कि अगर ये चैलेंजेस हैं तो ये सिस्टमिक चैलेंज है और इसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा एट द रेगुलेटरी बॉडी लेवल, एट द पॉलिसी लेवल, एट द लॉ लेवल। आप कैसे देखते हैं कमोडिटी मार्केट्स को? ऑफ कोर्स काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं जैसे हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, बाजार खुल रहा है। 2019 से क्या उम्मीदें हैं कमोडिटीज़ मार्केट के? जैसे आपने बात करी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में, इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स मुझे बहुत ही ब्राइट लगते हैं। बाकी सभी विकसित देशों के अंदर आप देखें तो कमोडिटीज़ मार्केट इज़ द सेकेंड मोस्ट ट्रेडेड एसेट क्लास। करेंसी नंबर 1 पर होता है, कमोडिटीज़ नंबर 2 पर है, देन कम्स इक्विटी। वेयर एज इन इंडियन मार्केट्स अगर आप देखें तो कमोडिटीज़ इज स्टैंडिंग नो वेयर। इवन जो लोग काम कर रहे हैं इसके अंदर बहुत ही लिमिटेड निवेशक हैं इसके अंदर, मुश्किल से 20 से 25 लाख निवेशक हैं अभी कमोडिटी मार्केट के अंदर, वेयर एज स्टॉक मार्केट के अंदर 1.5 से 2 करोड़ निवेशक ऑलरेडी आ चुके हैं। और जब से हमारा नया रेगुलेटर सभी आया है हमारे मार्केट में तो बहुत सारे नए रेगुलेशंस आ रहे हैं, बहुत सारी नई नई एंटिटीज़ को ट्रेडिंग की परमिशन दी आ रही है, बैंकिंग सब्सिडीज़ को दी गई है, PMS को इंट्रोड्यूस करने की बातें हो रही हैं, उसके बाद म्यूचुअल फंड्स को इंट्रोड्यूस करने की बातें हो रही हैं। विद ऑल दीज न्यू थिंग्स कमिंग इन और स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर सभी के आने के बाद में मुझे उम्मीद है कि कमोडिटीज़ मार्केट का भारतवर्ष में फ्यूचर बहुत ब्राइट है। हम विकसित देशों की तरह, डेवलप्ड इकॉनमीज़ की तरह
हम भी कमोडिटीज़ मार्केट इंडिया में भी बड़ा ट्रेडेड एसेट क्लास होगा। आपको कैसे समझ में आता है ट्रेड? बिकॉज एज ऑफ नाउ भी पूरी कमोडिटीज़ में अगर देखा जाए तो सोना फिजिकल में भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर कंज्यूम्ड है और ऑफ कोर्स ट्रेडेड भी ऑन द हायर साइड है। कैसे हेजिंग मैकेनिज्म, इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म फिलहाल आप इंडियन मार्केट्स में देखती हैं सोने के लिए? तो मेरे हिसाब से गोल्ड शुड बी सीन एज, अगर आप कंपेयर करेंगे इक्विटी से या म्यूचुअल फंड से, तो ऑफ कोर्स दे से दैट गोल्ड इज़ नॉट एग्जैक्टली उतना रिटर्न नहीं देता है जितना आपका इक्विटी देता है, बट वन हैज़ टू अंडरस्टैंड द इंडियन साइकी। फॉर देम जो रिक्शे वाला भी है वो गोल्ड होल्ड करना चाहता है, ही ओनली ट्रस्ट व्हाट ही हैज़ इन हिज हैंड्स, वो ट्रस्ट नहीं करता बैंक के साइन पेपर को। सो इंडियन साइकी हॉबी है गोल्ड रेट जानना और गोल्ड को कलेक्ट करना, वो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दूसरा, गोल्ड को हमें हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन की तरह से देखना चाहिए। एंड जैसे आपने बताया कि पोर्टफोलियो बना रहे थे, रिस्की पोर्टफोलियो, नॉन रिस्की पोर्टफोलियो। सो फॉर अ नॉन रिस्की पोर्टफोलियो इट्स अ हेवन एसेट, लेस रिस्की एसेट। जब भी देर इज़ अ रिस्क फैक्टर इन द ग्लोबल रिस्क और इंडियन मार्केट में रिस्क, गोल्ड ऑलवेज डज वेल। अरविंद, आप क्या कहेंगे उस हिसाब से भी जिस तरह से ये बाजार खुल रहा है, बढ़ रहा है, अवेयरनेस अब है मार्केट में, लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट और हेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा नहीं है? क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, या फिर ये ऐसा सब्जेक्ट है जो जिसमें मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है? ऐसी भी अभी तक मेंटालिटी क्यों है यहाँ? आप पिछले 60 साल का इतिहास उठा के देखिए जी, कमोडिटी मार्केट का जो रिटर्न है ऑन एन एवरेज हैज़ बीन हायर देन द इन्फ्लेशन लेवल्स अक्रॉस द वर्ल्ड। सारी दुनिया में अगर इन्फ्लेशन के अगेंस्ट आपको हेज करना है तो कमोडिटी मार्केट से बेहतर कोई हेज नहीं है। 60 साल में उसने लगातार इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न दिया है। कमोडिटी मार्केट वाला जो पार्ट है, इसमें भी हमें कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल इंटरवेंशंस की आवश्यकता है, ताकि हमारा जो आम किसान है, जो आज सड़कों पर भी दिखाई पड़ रहा है हमको, उसके लिए अगर हमें सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, तमाम प्रदेश आज की तारीख में उसका लोन माफ़ कर रहे हैं, लोन वेवर, क्योंकि कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं, तो शायद यही अकेला ऑप्शन रह गया है। ये सिर्फ उसके सर्वाइवल भर का काम कर सकता है। बट इंटरवेंशंस लाइक दीज, अगर हम इसमें इंस्टीट्यूशनल इंटरवेंशन करें, कमोडिटी मार्केट की डीपनिंग की जो आप बात कर रहे थे, उस डीपनिंग के साथ इस तरीके के इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट की आवश्यकता है, ताकि वो छोटा किसान भी इन सम फॉर्म, इट कुड बी सम काइंड ऑफ कोऑपरेटिव और व्हाटएवर, वो भी इसका हिस्सा बन पाएगा, तभी डायरेक्ट एडवांटेज उसको मिल पाएगा। इस दिशा में हमें काम करना पड़ेगा। महेश जी, आप बताइए कमोडिटी मार्केट्स को आप फिलहाल कैसे देखते हैं? क्या करने की ज़रूरत है? आगे जाकर आपको बाजार कैसा नज़र आता है और किस तरह से अब इसका फ़ायदा उठाना चाहिए? जैसा कि पहले चर्चा हो चुकी है, कमोडिटी मार्केट में बहुत बड़ा स्कोप है। इतना ही बड़ा स्कोप है जिसको आज आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन उसके लिए वही एफर्ट्स करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ आपने सेमिनार किया, इस तरह हिंदुस्तान भर में सेमिनार करिए, फार्मर्स को या बड़े फार्मर्स को बताइए कि उनकी वैल्यू को कैसे सेव करें, कैसे हेज करें। तो कमोडिटी मार्केट का फ्यूचर बहुत है। आज उसकी जो परेशानियां हैं उसको दूर करिए, अवेयरनेस लाइए और उनको ये बताइए कि इससे आपको क्या क्या फ़ायदे हैं। बहुत सही कहा आपने, क्योंकि बाजार तो अब खुलना शुरू हुआ है और यहाँ से सिर्फ ऊपर ही है जी। MCX वेयर हाउस की लाइन में काफ़ी आगे बढ़ रहा है। MCX का इंटरेस्ट है, जहाँ जहाँ मंडियाँ हैं वहाँ पे वेयर हाउस बने। अपने यूपी में भी कई वेयर हाउस बनने की प्लानिंग चल रही है और जल्दी वेयर हाउस बनेंगे तो यहाँ के किसानों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। मेंथॉइल कमोडिटी बहुत ही ब्यूटीफुली रन हो रही है। यहाँ पर ना कि फार्मर, ना कि मिडलमैन, ना कि प्रोसेसिंग यूनिट्स, बल्कि कंज्यूमर भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। आप देखिए, फार्मर्स आके MCX वेयर हाउसेज़ में आके अपना माल जमा करते हैं, उनको सही प्राइस मिलता है। मिडलमैन के पास जो पहले प्राइस ईट अप हो रहे थे, फार्मर्स को बेनिफिट नहीं मिल रहा था, वो पूरा मिल रहा है। साथ ही में जो इसके मेजर कंज्यूमर्स हैं, दैट इज़ फार्मा कंपनीज़, फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर एबल टू डायरेक्टली परचेज। तो फार्मर डायरेक्टली एंड प्रोडक्ट को, एंड यूज़र को माल दे पा रहा है। उसको आपने खुद ही देखा, जब से मेंथॉइल चालू हुआ था MCX में, उस समय 400 रुपये या 300 या 400 रुपये में चालू हुआ था और 2000 रुपये तक का प्राइस मिला है फार्मर को। अगर यही कॉन्ट्रैक्ट, अगर इसी तरीके से मेंथॉइल जैसे अगर सभी एग्री कॉन्ट्रैक्ट्स अगर रन होंगे कमोडिटी मार्केट के अंदर, तो मुझे विश्वास है कि हमारे फार्मर्स को बहुत ही अच्छा प्राइस मिलेगा और वो भी एक समृद्ध ज़िंदगी जी पाएंगे। मेरा मानना है कि हिंदुस्तान जैसे देश के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी एक्चुअल प्रोड्यूसर, खासतौर पे किसानों के लिए होनी चाहिए। और जो बात अभी हम कर रहे थे, हिंदुस्तान में सालाना, वी वर डूइंग ए स्टडी फॉर वन ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, द फाइंडिंग इज कि करीब 1.5 लाख करोड़ का खाद्यान्न हिंदुस्तान में सड़ जाता है एनुअली। ये सड़ता है सबसे गरीब किसान का। अगर हम इसको सेव कर पाएँ, 1.5 लाख करोड़ के खाद्यान्न के सेव करने का मतलब है दिस इज
direct growth injection to the economy. This is the finest possible anti-poverty intervention क्योंकि सबसे गरीब किसान प्रभावित है, and this is the finest anti-inflationary measure which is possible. अगर हम इस तरीके के linkages create कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि this will be a huge plus for future. गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड हमारे एसोसिएशन पॉलिसीज़ के हिसाब से ट्रांसपेरेंसी ये साल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इन द ट्रांजैक्शन ऑफ गोल्ड बहुत बढ़ने वाला है. गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज, गोल्ड डिपॉजिट स्कीम्स, ऑल दीज थिंग्स अभी बहुत ट्रांसपेरेंट करने वाला है. तो मैं ये कहूँगी कि गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखें, लेकिन कॉम्पिटिशन विद अदर कमोडिटीज़ नहीं, एक्सेप्ट कोहेसिव उसके साथ लेकर. इट शुड बी अ गुड पोर्टफोलियो फॉर योर सेफ्टी. मिस्टर षणमुगम, आपने सबकी बातें सुनी, सबके यहाँ पर फीडबैक हैं, सजेशंस हैं, कुछ रोष भी हैं, कैसे आप उसको रिप्लाई करना चाहेंगे? प्रोडक्ट्स एंड पार्टिसिपेंट्स. अगर आज देखेंगे तो डेवलप्ड मार्केट्स वर्सेस इंडियन मार्केट, तो डेवलप्ड मार्केट में आपका कमोडिटी ETFs है, कमोडिटी ऑप्शंस है, कमोडिटी फ्यूचर्स है और बहुत सारे कमोडिटी स्वैप्स है, कमोडिटी स्वैप्स है, OTC प्रोडक्ट्स भी है एक्चुअली. लेकिन यहाँ पर जो MCX के मार्केट में जो है आज की तारीख कल तक जो था कमोडिटी फ्यूचर्स ही था और आज एक साल से ऑप्शंस भी आ गए, तो उसकी वजह से जो है थोड़ा सा पार्टिसिपेशन बढ़ना शुरू किया है. बैंक्स एंड देन दी अदर इंस्टीट्यूशंस थ्रू विच सेविंग्स आर चैनलाइज्ड, जिसकी थ्रू सेविंग्स मार्केट में आता है, जैसे PFRDA है, IRDA है, इंश्योरेंस है, पेंशन फंड्स है, उनको भी कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्ट करनी चाहिए ताकि द रिस्क्स दैट इंडिया टेक्स इन द कमोडिटी मार्केट्स कैन बी मैनेज्ड थ्रू दी कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट्स एक्चुअली. तो वो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो भी धीरे धीरे आ जाएगा. थर्ड चीज़ जो आपने रेस किया था हेजेस की बहुत बड़ी समस्या है कि अगर महेश जी भी अगर चाहेंगे तो मतलब मैं एक साल तक का जो है गोल्ड को हेज कर लेता हूँ एक्चुअली. आज एक साल तक का कॉन्ट्रैक्ट में मतलब इतना लिक्विडिटी नहीं है जहाँ पर वो कर सकते हैं. लेकिन कौन लिक्विडिटी आ सकता है? यही जो इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट है, थ्रू रिसर्च दे कैन ब्रिंग इन लिक्विडिटी इनटू द मार्केट्स एंड दैट कैन बी यूज्ड बाय द रियल हेजेस इन द मार्केट. अब हम आपके साथ कॉन्वर्सेशन करना चाहेंगे. पहले तो MCX और CNBC को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक इतनी अच्छी कम्युनिटी की क्लासरूम शुरू की और हम लोगों का मार्गदर्शन किया. हम लोग 10, 12, 13 साल से कम्युनिटी से बिल्कुल दूर हैं. अच्छा. तो जैसे अब आप धीरे धीरे ये प्रोग्राम चला रहे हैं तो किस तरीके से RMS हो कि मतलब कि जो काम करा रहा है उसका तो ना नुकसान हो. 2005 और 18 की बहुत बड़ी फ़र्क है एक्चुअली श्रीवास्तव जी. जो आप बोल रहे हैं तो वो उस टाइम था कि मतलब जो प्राइसेस बढ़ रहे थे एक्चुअली, तो प्राइसेस बढ़ रहे थे तो मतलब मार्केट भी उसको जस्टिफाई कर रहा था, तो प्राइसेस बढ़ाने दिए हैं रेगुलेटर्स भी. अभी जब तक सेबी आया है तो उन्होंने मतलब एक हिस्टोरिकल बहुत सारे चेक्स यहाँ पर डाले गए हैं, रेफरेंसेस, रिस्ट्रिक्शंस जो हैं. अब हिस्टोरिकल मूवमेंट को स्टडी करते हुए उन्होंने बोला है कि इससे ज़्यादा बढ़ने का, एक दिन में बढ़ने का कोई चांसेस है ही नहीं. तो इसके ऊपर अगर बढ़ेगा तो मार्केट आप बंद कर दीजिए, अगले दिन जब चालू करेंगे आप चालू कर सकते हैं. जो पहले जो वॉल्यूम्स बढ़ रहे थे और उसकी वजह से जो एफर्ट्स हो रहे थे मार्केट में इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, वो भी बहुत जोरदार था एक्चुअली. वो अभी थोड़ा सा वो कम हुआ है, विच वी आर ट्राइंग टू नाउ एड्रेस. एज ए रिटेल इन्वेस्टर मेरे पास इक्विटी, डेट और गोल्ड में यूनिट्स, छोटे यूनिट्स भी खरीदने के लिए ऑप्शन है. बट कमोडिटी के लिए मेरे पास कोई भी नहीं. इवन रियल एस्टेट में भी अब REIT आ गया है, तो ऐसा क्यों नहीं कमोडिटी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो जिसमें मैं जाके 10 लाख या 5 लाख भी जमा कर सकूँ और उसका जो बेस्ट रिटर्न मैं ले सकूँ. मैंने ज़्यादातर इन्वेस्टर्स जो देखे हैं 2008 से लेके जब तक है, मैंने ज़्यादातर कमोडिटी में जो भी है या तो वो ट्रेडिंग करते हैं या तो उसमें लॉस ही लॉस देखा 90%. देखिए इसमें आप सभी को भी आए हुए 3 साल हुए हैं कमोडिटी मार्केट में, और ऑलरेडी हम लोग सभी से टॉक्स में है कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स रिटेल इन्वेस्टर के लिए लाया जाए. अभी हम लोग स्पॉट एक्सचेंज लाने की बात कर रहे हैं जहाँ पर आप किसी भी कमोडिटी को डीमैट फॉर्म में लेने में सक्षम होंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कॉपर लेना हो, सिल्वर लेना हो, अभी आप फ्यूचर्स के माध्यम से डिलीवरी पीरियड के अंदर यानी कि 2 महीने बाद आप इसको डिलीवरी ले सकते हैं. पर स्पॉट एक्सचेंज आने के बाद में आपको सेम डे डिलीवरी मिलेगी, और डीमैट फॉर्म के अंदर जैसे अपने आप शेयर रखते हैं वैसे अपनी आप कमोडिटी भी रख पाएंगे. तो ऑलरेडी सभी इसके ऊपर वर्किंग कर रहा है और हम लोगों को उम्मीद है कि आने वाले सालों में 1 या 2 साल में जो प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हैं वो हमको अवेलेबल होगा.
ऑलराइट, तो उसके साथ ही आज का कार्यक्रम यही समाप्त करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया मेरे पैनलिस्ट का, काफ़ी एनलाइटनिंग कॉन्वर्सेशन थी और आई एम होपिंग आपके सभी सवालों के जवाब हमने दिए। बाकी अगर कुछ भी सवाल हैं तो ऑफकोर्स हम यहाँ पर ऑफ स्टेज लेंगे। एंड बहुत शुक्रिया आप सभी का समय निकाल के यहाँ पर आने के लिए और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सजेशंस और फीडबैक हमें देने के लिए। बहुत शुक्रिया।